चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि दो ब्लॉक्स हैं ए और बी जिनके मासेस 1 kg और 3 kg के बराबर हैं और उनको एक टेबल पे रखा जाता है और फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2 फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट टेबल के साथ जो है वो भी 0.2 है, यानी यहां भी फ्रिक्शन है यहां भी फ्रिक्शन है। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी। बी पे लगाना है कितना फोर्स जिससे ब्लॉक ए इसके ऊपर स्लाइड ना करे। सो क्वेश्चन में कहा है कि स्लाइड नहीं होना चाहिए, ए बी के ऊपर स्लाइड नहीं होना चाहिए, मूव कर जाए लेकिन साथ साथ मूव करे, ये इसके एक दूसरे के ऊपर ना फिसले। तो हमें वही कंडीशन लगानी है, मूविंग टुगेदर, मूव टुगेदर। तो ये हमको सॉल्व करना आता है कैसे कि फोर्स जो है वो लगाया हुआ है नीचे वाले ब्लॉक पर, तो नीचे वाला ब्लॉक कितना भी तेजी से जा सकता है। साथ साथ चलाने के लिए हमें ऊपर वाले का ध्यान रखना होगा, इसका ध्यान रखना होगा, बिकॉज इसको मूव कराने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगा है, और उस एक्सेलरेशन से कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है उतने एक्सेलरेशन से चल सकता है, और उस एक्सेलरेशन को बता देंगे इसको कि भाई ये तो ऊपर वाला इतने से चल सकता है, तो इतने से चल दे, तो साथ साथ चल लेंगे। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो मैं ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ए ब्लॉक जो है उसके ऊपर जो है फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ F के बराबर, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा तभी इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है, और उसी में हम इंटरेस्टेड हैं। तो मास कितना है इसका 1 kg, तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा सरफेसेस के बीच में, नॉर्मल 10, तो फ्रिक्शन लग जाएगा आपके पास 0.2 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज 1 इंटू 10 विच इज 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। मास इसका 1 kg है, तो मैं Amax निकाल सकता हूँ। Amax इज इक्वल टू Fmax डिवाइडेड बाय m, क्या आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले ने ये ब्रॉडकास्ट कर दिया है, बता दिया है कि मैं यार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता हूँ, यदि तू इतने से चल पाएगा तो साथ साथ चल लेंगे, नहीं तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, ये मेरा बजट मैक्स है भाई। तो इसने कहा ठीक है चल 2 से चल लेते हैं, तो वही मैक्सिमम फोर्स हम निकाल सकते हैं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, तो बी जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है Fmax, और Fmax इतना ही लगना चाहिए जिससे ये जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सके। फ्रिक्शन 1 kg पर इधर है, तो इस पर कितना लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा 2 न्यूटन फोर्स, और एक ग्राउंड की वजह से जो फ्रिक्शन है, टेबल की वजह से फ्रिक्शन है, वो भी लग रहा होगा। मास देख लेते हैं, 1 kg 3 kg टोटल 4 kg, तो नॉर्मल लगेगा यहाँ पे 40 न्यूटन का, और 40 न्यूटन यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 इंटू 0.2, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू Fmax माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो यहाँ से Fmax की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है 6 + 10 16 मीटर 16 न्यूटन। 16 न्यूटन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 16 न्यूटन टिक कर देंगे आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, बहुत बार आ चुका है सवाल, एक ऑब्जेक्ट है वो n टाइम्स ज्यादा समय लगाता है नीचे गिरने में एक रफ सरफेस पर कंपेयर टू द इंक्लाइन विद द स्मूथ सरफेस। तो हमारे पास दो इंक्लाइन है, दो इंक्लाइन प्लेन है, एक रफ है एक स्मूथ है, दोनों पे ब्लॉक फिसलता है, तो रफ वाले पे ज्यादा समय लगता है और ज्यादा समय लगता है, और स्मूथ वाले पे कम समय लगता है। तो ज्यादा समय कम समय का n टाइम्स है, ये रिलेशन दिया है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो देखिए जब इंक्लाइन प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, बल्ले बल्ले cos थीटा sin थीटा दोनों 1/√2 हो गए। तो मैं कह सकता हूं इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है इसका वो ग्रेविटी की वजह से होगा g/√2, और फ्रिक्शन की वजह से होगा μg/√2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 - μ इंटू g/√2। ये एक्सेलरेशन है स्मूथ वाले केस में, और टाइम आप जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू √2s/a। यदि इसका इंक्लाइन प्लेन का लेंथ जो है वो s के बराबर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो √2s/a मैं इक्वेशन लगा सकता हूं। और जब स्मूथ की बात करेंगे, जब स्मूथ आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा g/√2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू g/√2। तो यहाँ पे भी टाइम कितना लगेगा, t2 इज इक्वल टू √2s/a।
यहाँ पे भी कितना है 2s/a, एक्सेलरेशन यहाँ पे ये है, एक्सेलरेशन वहां पे ये है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि t1 जो है t2 का n टाइम्स है, तो यहाँ पे लगा देंगे कि अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय g/√2 into 1 minus mu is equal to n times of under root of 2s divided by g/√2। g/√2 से g/√2 गया, 2s से 2s गया, स्क्वायर कर देंगे तो 1/1 minus mu is equals to n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/n स्क्वायर is equals to 1 minus mu and mu is equal to 1 minus 1/n स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 और जो हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व, कहां गया, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम तरीका है करने का, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं कि म्यू की जो वैल्यू है लास्ट में आता था dy/dx, और dy/dx यहाँ पे कितना है x³/6 यानी कि 3x²/6, 3 से गया ये 2, x²/2, और ये कितना है आपके पास हाफ, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1, x की वैल्यू 1 आ जाती है तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट बताना है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा, 1/6। ठीक, सेम क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया है कि एक ब्लॉक को रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, ब्लॉक को रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और एक टाइम वेरिंग फोर्स F इज इक्वल टू KT यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो भाई ये देखो आपके पास ये है F इज इक्वल टू KT, तो पहले क्या होगा कि जैसे ही ये टाइम 0 से ज्यादा होगा एक नॉन जीरो फोर्स यहां पे लगने लगेगा, और नॉन जीरो फोर्स लगने लगेगा तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ये इंश्योर करेगा कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ समय तक जब तक ये फोर्स इसको ओवरकम नहीं कर लेता ब्लॉक हमारा रुका रहेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कौन कौन से डायग्राम्स में एक्सेलरेशन 0 है थोड़े कुछ समय के लिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब जब हमारा फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा तो ब्लॉक स्लाइड होने लगेगा, तो ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब ब्लॉक मूव करता है तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू जी के बराबर जो है एक्सेलरेशन है, म्यू एम जी के बराबर फोर्स है, और आपके पास फोर्स कितना है आपके पास F इज इक्वल टू KT। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू KT माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय M। तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन और टाइम में क्लियरली एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो कौन से ग्राफ में लीनियरली इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं है इसमें, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक हैवी बॉक्स है, तो ये प्रॉब्लम एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि पुशिंग और पुलिंग कौन सा बेटर होता है, आप पुल करेंगे तो आसानी होगी या पुश करेंगे तो आसानी होगी, वही उसी थीम पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में एक हैवी बॉक्स है, उसको ड्रैग किया जाना है, तो एक बंदा है, बंदे का नाम है ए, वो 30 डिग्री एंगल पर इसको पुश करता है, अच्छा, और फोर्स उसको मिनिमम लगाना होता है FA के बराबर। इसको अभी कभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ब्लॉक का मास M है, जो भाई साहब हैं वो इसको इस डायरेक्शन से पुश करते हैं F, और एंगल बनाते हैं 30 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल है 30 हॉरिजॉन्टल से, चाहे यहां से ले लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स है और ये 30 है, तो ये 30 है, ये 30 है, हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो ये इसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं फोर्स के, FA के, FA cos 30 और नीचे आ जाएगा आपके पास FA sin 30। नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg। तो यहां आप देख सकते हैं क्लियरली कि नॉर्मल की जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो आपको मिलेगा mg प्लस FA sin 30, एक्सक्यूज मी, यहां पे आपको मिलेगा mg प्लस FA sin 30, ये नॉर्मल की वैल्यू है। अब हमें इसको घसीटना है, खिसकाना है, तो इसका मतलब FA cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन यहाँ पे लिख देंगे,
इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो मिनिमम की बात करें तो FA इंटू कॉस 30 लिख सकता हूं। इन द एक्सट्रीम केस, इन द क्रिटिकल केस, इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, ये एक ही कहानी है पूरी। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात करें बी की, बी के बारे में दिया है, द पर्सन बी पुल्स द बॉक्स एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें दिया है कि अब जो हमारे भाई साहब हैं बी वाले, वो क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ऐसे ये पुल करता है, ऐसे फोर्स लगाता है एफ बी। तो इस एफ बी के दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं। एक आएगा आपके पास एफ बी कॉस 60, एफ बी कॉस 60, आपके पास है एफ बी साइन 60, नीचे आपके पास है एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो आप इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग लगा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं फोर्सेस को, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। तो नॉर्मल प्लस एफ बी साइन 60 इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 3। और इस डायरेक्शन में जो पुलिंग फोर्स है वो ओवरकम करना चाहिए हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ बी कॉस ऑफ 60 इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपके पास मिल जाएगा एफ बी, और यहाँ पे आपके पास आ गया एफ ए। और आपको करना क्या है, आप उनको रेशियो निकालना है, एफ ए और एफ बी का आपको रेशियो निकालना है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। कि एक ब्लॉक है जिसका वेट W है और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, एंड इट इज डिजायर्ड टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। जाना पहचाने से वर्ड्स हैं, जाने पहचाने। द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच द फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ आर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर कहां और कितना फोर्स लगाएं, कहां और कितना फोर्स लगाएं कि जिससे ये मूव कर जाए। तो ये हम आपको बता चुके हैं कैसे आपको निकालना है, आपको रिजल्ट भी बता चुके हैं कि फोर्स होना चाहिए म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और थीटा जो है वो tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए ऑप्शन जो है सही है। इस रिजल्ट को आप रट लीजिए, इरोडोव का क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है कि पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, और इसका मूवमेंट ऐसा होता है कि ये लेंथ जो स्वीप आउट करता है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से मूव करता है, डिस्टेंस वेरिंग विद टाइम एज t क्यूब प्लस 5, whereas is the distance in meter, the radius this। एक्सेलरेशन बताना है t बराबर 2 सेकंड पर कितना होगा। एक्सेलरेशन बताना है, एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल होता है टेंजेंट के लॉन्ग, सेंट्रीपिटल होता है सेंटर के लॉन्ग। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो v स्क्वायर बाय r के बराबर होती है, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो होती है d स्पीड बाय dt, d स्पीड बाय dt। और आपको स्पीड निकालना आना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करने से आपको स्पीड मिलती है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 0। दिस इज यू हैव गॉटन योरसेल्फ स्पीड। स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको मिल जाता है 6t इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात करें आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। तो स्पीड है इतनी, तो 9t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। ये दोनों ही एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप यहां से नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। a net इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 सेकंड के बराबर। तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा बड़ी आसानी से, कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 2 रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे आप 20 मीटर, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो उसके एक्सेलरेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब d स्पीड बाय dt 0 है, इसका मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है।
स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये इस बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में जो एंगल थीटा पर एक्स एक्सिस से एंगल लेना है थीटा, पार्टिकल है हमारा यहाँ पे, पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर की तरफ होगा, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसकी वैल्यू जो है v स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है। अब इसके आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, आई कैप जे कैप में, इस वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इस वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। तो सिंपल है, अब ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये आएगा आपके पास v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। सो वी कैन राइट हियर v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा माइनस जे कैप। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही नेट एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक डिस्क है, रोटेट करती है अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट स्टेडी रेट ऑफ 3.5 रेव्स पर सेकेंड। तो ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी है, इसको आप ओमेगा में बदल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 3.5 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 3.5 में कितने हो जाएंगे 2 पाई, तो आपको मिल जाएगा आंसर 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो व्हील घूम रहा है, मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूं, ये व्हील घूम रहा है गोल गोल, ओमेगा 7 पाई रेडियन पर सेकेंड से। अच्छा, एक कॉइन रखा है 1.25 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक कॉइन रखा है, कॉइन रखा है किसी चीज से बंधा नहीं है। 1.25 सेंटीमीटर स्मॉल आर में इसको मान लेता हूं। तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और ये रेस्ट पे रहता है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, बस यही दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज। तो देखिए, हम ये बात जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स हमें चाहिए होता है, और वो फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसके बीच में और सरफेस के बीच में रफनेस की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्रिक्शन जो है वही सेंटर की तरफ आ सकता है। नॉर्मल और mg ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ नहीं लग सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स होगा जो इसको घुमा सकता है सर्कल में, सेंटर की तरफ जो लग सकता है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F, और F की वैल्यू कितनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज m इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इतना फ्रिक्शन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इसे आप म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं कि F जो है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, F जो है F शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, F शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, या म्यू एस इंटू एम जी से लिख सकते हैं। F इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां से फ्रिक्शन निकाल के यहां में इसमें रख सकते हैं। इस इनइक्वालिटी का जो सबसे एक्सट्रीम वाला सॉल्यूशन है, बराबर वाला सॉल्यूशन है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। तो यहां से m से m चला जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा यहां से, म्यू एस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। r की जो वैल्यू है कितनी है 1.25 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -2। ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा मैं 7 पाई है, तो 49 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो पाई स्क्वायर को 10 मानते हुए इसको हटा सकते हैं, आपके पास मिलता है 125 इंटू 49, ये आपको मिल जाएगा म्यू एस। ये क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, जी की वैल्यू 10 रख दी है, वैल्यू 10। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शन की वैल्यू रखती है म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी, तो जी से डिवाइड हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। ये वैल्यू इतनी ज्यादा, ये -2 है भाई, ये -2 है, तो ये मिल जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, और क्या मिस्टेक है ये कमेंट करके बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक इसमें है।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि क्या मिनिमम वेलोसिटी है कार ड्राइवर की होनी चाहिए ऑन अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस दिस मीटर एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिस टू अवॉइड स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि वी मैक्स जिससे आप चल सकते हैं फ्लैट कर्व पर, वो होती है अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। तो अंडर रूट ऑफ म्यू एस कितना है आपके पास, म्यू एस इज 0.6, रेडियस कितना है आपके पास 150 मीटर इंटू 10, तो यहां से आपको मिल जाएगा 900, ये मिल जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जो हमने लॉज ऑफ मोशन में भी करा दिया था। तो यहाँ पे इसे दोबारा सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना मैक्सिमम फोर्स ये लगाए जिससे ये मूव ना करे, जिससे हमारा जो ब्लॉक है मूव नहीं करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया है लॉज ऑफ मोशन में, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।